देखिए वर्ड पहली बार किसने यूज किया भाई? प्रोटॉन वर्ड पहली बार किसने यूज किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन वर्ड पहली बार किसने यूज किया था? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ये याद रखना, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है भाई। प्रोटॉन की अगर डिस्कवरी आ जाए तो आंसर क्या आता है? गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन वर्ड आ जाए तो आंसर क्या आता है? बट कई बार क्या होता है, ऑप्शन में ये शब्द नहीं मिलता, क्या देते हैं कि हु डिस्कवर द प्रोटॉन, और ऑप्शन में आपको गोल्डस्टीन नहीं मिलता। ऐसे केस में याद रखना कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किस केस में? जब गोल्ड ना हो। तीसरा वही बात है, प्रोटॉन के चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना होता है भाई इसका? -27 किलोग्राम। ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होता है ये? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको किसके बारे में याद होने चाहिए? प्रोटॉन के बारे में याद होने चाहिए। ठीक है, इन्हें याद रखना कि वर्ड की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। जो प्रोटॉन की प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो मास है वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? आगे बढ़े। अब देखिए, इससे अगला वर्ड हमारे पास पार्टिकल आता है न्यूट्रॉन। आता है न्यूट्रॉन। एक सब एटॉमिक पार्टिकल आता है न्यूट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? बोलिए। चैडविक ने। इसकी डिस्कवरी आपसे पूछ ली जाए तो डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने डिस्कवरी की थी। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है भाई? इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? गुड, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो चार्ज एंड न्यूट्रल। मीन्स इसके ऊपर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो नेचर में कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये आपका जो जीरो वर्ड है इसे मिस कर देना, जीरो का आंसर कभी मत लगाना। ठीक है, याद रखोगे। अब न्यूट्रॉन पाया कहाँ जाता है? न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना हो, किसी भी न्यूक्लियस को अगर क्या करना हो? ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, तो हमेशा किसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है? न्यूट्रॉन की। किसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है भाई? न्यूट्रॉन की। अगर न्यूक्लियस को ब्रेक करना हो तो किसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है? न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। क्लियर? ये वर्ड आपको याद होना चाहिए कि किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए किस सब एटॉमिक पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमेशा कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट इज न्यूट्रॉन, व्हाई इट इज न्यूट्रॉन। तो बताइए न्यूट्रॉन ही क्यों होता है? पीछे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल देखिए, मान लो ये आपका एटम है और ये कैसा है भाई? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेजोगे तो क्या कर लेगा? सच अट्रैक्ट कर लेगा। वो उतनी टेंडेंसी से क्या नहीं कर पाएगा? अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर प्रोटॉन को भेजा तो उसे क्या कर देगा? रेपल कर देगा। बट न्यूट्रॉन के ऊपर इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगती, तो उसकी एनर्जी में कोई काउंटर इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? अब आप कहोगे सर वैसे तो इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो कितना था? इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम था।
और आइंस्टाइन ने एक बात बताई थी, ई किसके बराबर होता है, एनर्जी बराबर होता है एम सी स्क्वायर के। एनर्जी किसके बराबर होता है, मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब मास किसका ज्यादा है, न्यूट्रॉन का ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, न्यूट्रॉन का ज्यादा है ना, तो ज्यादा होगा तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, होती है न्यूट्रॉन के अंदर होती है कि न्यूक्लियस को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। पॉइंट क्लियर है। न्यूट्रॉन से आगे आपका जो अगला मॉडल है वो कौन सा, जो लास्ट एंड मॉडर्न मॉडल होता है जिसे कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इसके बारे में याद रखना, अगला वर्ड है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। दूसरा नाम क्या है, बोहर मॉडल। जो बोहर ने मॉडल दिया था वो कौन सा है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है। बोहर ने क्या बताया था कि आपके सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ क्या होंगे, उसके चारों तरफ आपके क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, सर्कुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पहली बात तो याद रखना कि बोहर ने थ्योरी दी कहां से थी। बोहर ने कहा कि भाई रदरफोर्ड तूने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स होंगे ऐसे होंगे, ठीक है। अब इस ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर क्या करेगा, स्पिन करेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पर क्या करेगा, स्पिन करेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पर क्या कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा। स्पिन करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी को स्पिन कर रहा है कोई भी चीज तो एनर्जी गेन, एनर्जी हाई होने लगती है तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस भी करेगा। और जब वो एनर्जी लूज कर रहा होगा तो वो इसी ऑर्बिट में से घूमता घूमता कहीं ना कहीं आकर न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा। और न्यूक्लियस में तो इस ऐसी सिचुएशन के अंदर तो मेटल जो कोई आपका मटेरियल है वो बनना ही पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपका मटेरियल बनना ही पॉसिबल नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पे कनेक्ट तो नहीं होगा। अब कनेक्ट नहीं है तो ये ऑर्बिट्स कैसे हैं, ऐसे हैं। बहुत पहला पोस्टुलेट क्या था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या बनेगा, पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं, स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्टुलेट एंड स्टेटमेंट। मीन्स आपकी पोस्टुलेट उन्हें कहेंगे जो एक्सपेरिमेंटली ट्रू हैं, वो पोस्टुलेट्स होंगे। हाँ, जो एक्सपेरिमेंटली ट्रू होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पोस्टुलेट होते हैं। दूसरा, बोहर ने कहा था कि हर एक सब्सटेंस का अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। सब्सटेंस क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये दो पोस्टुलेट्स हैं जो किसने, बोहर ने। अरे देखो, पोस्टुलेट्स याद भी ना रहें, याद कभी मत करना। मॉडर्न थ्योरी के अंदर आप जितना भी एटम पढ़ते हो, आइदर कि उसका सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में है, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी के अंदर देखो, आपको पता है ये चार्ज सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, थ्योरी किसने दी थी, रदरफोर्ड ने। इसके अलावा जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी किसने दी थी, नील बोहर ने, ठीक है। वैसे नील बोहर के 4 पोस्टुलेट्स होते हैं, आपको याद नहीं करने होते, याद करोगे तो कंफ्यूजन करने लग जाओगे। ये 2 मेन रूल आपको याद रखने हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स उसने बताए थे और एक ये कंडीशन बताई। बाकी आपका एक छोड़ दो, कौन सा, कि सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। उसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट आए वो किसकी, नील बोहर की। बट कंडीशन क्या है, द स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अरे इतना तो मॉडर्न एटम आपने पढ़ रखा है, इतना तो मॉडर्न एटम के बारे में आपको ज्ञान है ना, तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू। अब कोई कह दे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, नील बोहर ने बताया था, तो आप कहेंगे सर मॉडर्न थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो कह दे फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नील बोहर ने बताया था। नील बोहर ने एक्चुअली क्या किया था, इसको KLM शेल के अंदर तोड़ा था, KLM, और अगली जो सेल थी वो N, KLM शेल के अंदर तोड़ा। इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं।
अब देखो हमने एटम को तो पढ़ लिया, एटम को पढ़ने के बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है, एटम को पढ़ने के बाद हमारे दो वर्ड हमारे सामने आते हैं, एक को कहते हैं एटॉमिक नंबर, क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर, और एक आता है एक को क्या नाम दिया गया, एटॉमिक नंबर, और एक को क्या नाम दिया गया, एटॉमिक मास। क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। भाई बात समझ लेना एक बार। एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहा जाता है, और एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहा जाता है। अब आप कहोगे सर वैसे एक सिंपल एटम किसके अंदर भाई, एक सिंपल एटम के अंदर आपका कोई एटम है जो क्या है, सिंपल एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। फिर हमने ये एटॉमिक नंबर इज इक्वल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडीशन ये आती है कि आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं किसके अंदर, एटम के अंदर, आपके एक सिंपल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल हैं। तो आप ये क्यों नहीं कह सकते कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है, जब भी क्या होती है, कोई रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लिए जाते हैं या लॉस कर दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है चेंज हो सकता है, बट प्रोटॉन का जो नंबर है, किसका, प्रोटॉन का नंबर, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसलिए रखें पीछे का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन लॉस जा सकते हैं। यहाँ से हमने एक और बात सीखी कि हर एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आता है कि एटम का कौन सा हिस्सा केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है, तो कौन सा लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर। अब देखो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा एटॉमिक मास से, तो एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है भाई, याद रखना, और एटॉमिक मास को ए से डिनोट किया जाता है। अगर मैं किसी एटम को ऐसे लिखना चाहूँ एक्स, तो मैं लिखूंगा जेड ए, मतलब एटॉमिक नंबर बेस पर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर पास टॉप पर लिखा जाता है, ये भी याद रखना है। ये कहाँ पर लिखा जाता है, बेस पर लिखा जाता है, और ये कहाँ पर लिखा जाता है, टॉप पर लिखा जाता है, ये सिंबल के। मान लिया एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो उसके बेस पे किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड से नंबर को, तो उसके एटॉमिक मास को। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो मैं कहूँगा सोडियम, Na से किसको लिखा जाता है, सोडियम 1123, क्या कह दिया, सोडियम 1123, 11 और टॉप पर कितना आ गया, 23, तो 11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और 23 इसका क्या है, एटॉमिक मास। क्लियर है। तो ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स आती हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। हमारी एक टर्म आती है आइसोटोप, आइसोटोप, और एक टर्म आती है आइसोबार, और एक टर्म आती है आइसोटोन। देखो आइसोटोप कौन से होते हैं भाई, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक मास हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप। अरे देखो याद ना रहे तो याद रखना, टॉप शब्द मतलब ऊपर, टॉप मतलब ऊपर, तो ऊपर की चीज को क्या करना है, बदलना है। ठीक है। अब अगला वर्ड देखो आइसोबार, आइसोबार, बार का मतलब होता है, बार हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर। बार में एक्चुअली बार का मतलब आपका क्या होता है, किसी चीज को वहां पे रोक देना, किसी चीज को, जैसे हम कोई हूँ 2 3 3 3 3 3 करके लिख सकता हूँ, मतलब है कि मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बार लगाना, तो भाई हमेशा ऊपर लगता है, ऊपर चीज, तो आप कहेंगे डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास और सेम एटॉमिक नंबर।
अब आइसोटोन क्या हुए? आइसोटोन इनके अंदर क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझो एक बार। अरे सॉरी, डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1 1 1 2 1 3। नाम याद रखना, पहले को प्रोटियम बोला जाता है, दूसरे को ड्यूटेरियम बोला जाता है, और तीसरे को क्या बोला जाता है? ट्रिटियम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040। इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816। वैसे तो नाइट्रोजन कितना होता है? 714 होता है। हमने आइसोटोप ले लिया कितना? 715, और ऑक्सीजन कितना ले लिया? 8। देखो भाई कितना एटॉमिक मास कितना है? 1 2 3 डिफरेंट हैं। प्रोटियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन? How many neutrons are there in protium? ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मैं एटॉमिक समझ में आई कुछ बात? एटॉमिक नंबर लिखता हूं, एटॉमिक मास की जगह क्या लिखता हूं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर की जगह क्या लिखता हूं? माइनस प्रोटॉन। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है ना, और वो कितना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कट जाएंगे। तो मैं एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाओगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। न्यूट्रॉन निकालना हो तो 1 में से 1 को घटाया, कितना आया? 0। इसके न्यूट्रॉन कितने हैं? अरे ऊपर एटॉमिक मास है, नीचे एटॉमिक नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें निकालने हो तो कितने हैं? 22। और इसमें निकालने हो तो, इन दोनों के निकालने हो तो क्या? क्लियर? दोगे मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे एटम की कहानी आपकी क्या होती है? समाप्त होती है। इससे आगे आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है। क्लियर? क्या पढ़ना है इससे आगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं।